अगर हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि कोई व्यक्ति एक बेहद महंगी एकदम चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार को बिना उसका इंजन ऑयल बदले और वो भी हैंड ब्रेक लगाकर पूरी रफ्तार से चलाने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या होगा? मेरे ख्याल से वो गाड़ी शायद कुछ मीटर तक घिसटते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद उसके बाद इंजन से धुआं निकलने लगेगा और वो पूरी तरह से सीज हो जाएगी, है ना? सुनने में ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम लगता है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज लाखों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, अपने दिमाग और अपनी ऊर्जा के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। बिना सही ईंधन के और बिना सही रखरखाव के वे अपने दिमाग के इंजन को पूरी क्षमता पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सटीक और सच कहूँ तो बहुत ही भयानक सच है। अक्सर जब शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ सिलेबस, किताबों या कोचिंग पर ही केंद्रित होता है। सही बात है। मतलब समाज का पूरा ढांचा इस बात पर जोर देता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन वो दिमाग जो उस भारी भरकम जानकारी को ग्रहण करेगा, उसे भौतिक रूप से कैसे तैयार किया जाए, इस कैसे वाले हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है छात्रों के लिए 25 दिनों की स्वस्थ आदतें, या कहें डे 25 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। और हमारा मिशन इस सामग्री में दी गई उन 7 बुनियादी आदतों और गलतियों का विश्लेषण करना है जो सफलता की वास्तविक जैविक और मनोवैज्ञानिक नींव तय करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये आदतें कोई जादुई टोटका या केवल किताबी ज्ञान नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का ठोस विज्ञान है। ये इस बारे में है कि कैसे एक छात्र अपनी ऊर्जा, ध्यान और स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। देखिए, इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये समझना है कि जानकारी होना और उसे असल जिंदगी में लागू करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए या जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो तो सबको पता होता है। बिल्कुल, लेकिन जब तक हम किसी आदत के पीछे का क्यों और कैसे नहीं समझते, यानी जब तक हमें ये समझ नहीं आता कि बायोलॉजी के स्तर पर हमारे शरीर में आखिर चल क्या रहा है, तब तक उन आदतों को अपनी दिनचर्या में ढालना लगभग असंभव होता है। तो आज हम उसी न्यूरोलॉजी और बायोलॉजी की परतों को खोलेंगे। क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं दिन के आरंभ से। स्रोत में पहली आदत के रूप में सुबह जल्दी उठने का जिक्र है। कहा गया है कि इससे दिन लंबा और ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब दुनिया सो रही होती है और कोई छात्र अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है तो एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, स्रोत तुरंत दूसरी आदत पर जोर देता है जो है हेल्दी नाश्ता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या सिर्फ अलार्म बजने से और बिस्तर छोड़ देने से ही दिन प्रोडक्टिव हो जाता है? मतलब गाड़ी रेस ट्रैक पर तो आ गई, लेकिन क्या बिना सही ईंधन के वो दौड़ सकती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा शरीर और खासकर हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल ऊर्जा प्रणाली पर काम करता है। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है तो वो निश्चित रूप से सर्केडियन रिदम, यानी जो शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी होती है, उसका लाभ उठा रहा होता है। अच्छा, तो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अलाइन होना अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन रात भर की 7-8 घंटे की नींद के बाद शरीर एक गहरे उपवास यानी फास्टिंग की स्थिति में होता है। अब एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ। मस्तिष्क, जो शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, वो शरीर की 20% से ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। बाप रे, मतलब वो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का भूखा इंजन है। एकदम सही। और वो ऊर्जा उसे ग्लूकोज से मिलती है। अब रात भर में ब्लड शुगर का स्तर काफी गिर चुका होता है, तो अगर सुबह उठकर कोई छात्र सीधे जटिल गणित के फॉर्मूले सुलझाने बैठ जाए या विज्ञान पढ़ने बैठ जाए, और वो भी बिना एक पोषण युक्त नाश्ते के, तो पता है क्या होता है? उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब दिमाग को लगता है कि खतरा है। हाँ, शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भूखमरी की स्थिति आ गई है। अब इस सर्वाइवल मोड में मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तार्किक सोच और फोकस के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ठीक से काम ही नहीं कर पाता। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सुबह 5 बजे उठने का अनुशासन तो दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वो पोषण को नजरअंदाज कर रहा है तो वो असल में अपने ही दिमाग के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। बिल्कुल। उसे लगेगा कि वो 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी एकाग्रता का स्तर 0 के करीब होगा। वो बस पन्ने पलट रहा होगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ समय देने का मतलब ही उत्पादकता है। समय सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह है। नाश्ता और पोषण वो चीज है जो उस बर्तन को क्षमता से भरती है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। एक अच्छा नाश्ता जिसमें प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा हो, वो ब्लड शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे दिमाग को लगातार और एक स्थिर ऊर्जा मिलती रहती है। तब जाकर वो सुबह का लंबा दिन सच में एक प्रोडक्टिव दिन में बदलता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है कि कैसे समय और पोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लेते हैं कि शरीर को सही ईंधन मिल गया, बढ़िया नाश्ता हो गया। हाँ, अब सवाल आता है कि उस ऊर्जा के स्तर को पूरे दिन कैसे बनाए रखा जाए। स्रोत सामग्री शरीर के भौतिक संतुलन की बात करती है, जिसमें रोज एक्सरसाइज करने और ज्यादा पानी पीने को अहमियत दी गई है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक सामान्य धारणा यह है कि जब कोई शारीरिक मेहनत करता है या पसीना बहाता है तो वो थक जाता है ना। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी को दिन भर पढ़ाई करनी है तो वो तो यही सोचेगा कि यार अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए, भागदौड़ नहीं करनी है। फिर ये स्रोत ऐसा क्यों कह रहा है कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ता है? ये तो आम समझ के बिल्कुल उलट लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये विरोधाभास क्यों लगता है, लेकिन ये विरोधाभास सिर्फ तब तक लगता है जब तक हम ऊर्जा को एक बैटरी की तरह देखते हैं, जो इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ऊर्जा बैटरी की तरह नहीं है? नहीं, मानव शरीर के कार्य प्रणाली ऐसी बिल्कुल नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक्सरसाइज से इंसान थक जाता है, तो वो थकान असल में मांसपेशियों की होती है, दिमाग की नहीं। बल्कि तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस हमें ये बताता है कि हल्की एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधि असल में हमारे मानसिक स्टैमिना को कई गुना बढ़ा देती है। वो कैसे काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन तेज होने तक सीमित है कि खून तेजी से दौड़ा और दिमाग फ्रेश हो गया? रक्त संचार तेज होना इसका एक हिस्सा जरूर है। जब हृदय की धड़कन बढ़ती है तो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में ताज़ा ऑक्सीजन और पोषक तत्व तेजी से पहुंचते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज करने से मस्तिष्क में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन और रसायन रिलीज होते हैं। वो कौन से रसायन हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे मस्तिष्क के लिए एक मिरेकल ग्रो या एक तरह की जादुई खाद की तरह समझ सकते हैं। जादुई खाद मतलब वो दिमाग में कुछ उगा रहा है? एक तरह से हाँ, ये नए न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और उनके बीच के कनेक्शन को बहुत मजबूत करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज करने से दिमाग थकता नहीं है, बल्कि वो अपनी वायरिंग को और मजबूत कर रहा होता है ताकि वो नई जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सके। सही कहा। और इसके अलावा एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं। ये वो फील गुड हार्मोन है जो पढ़ाई के दौरान होने वाले तनाव और एंजाइटी को कम करते हैं। इसलिए कुछ मिनटों की एक्सरसाइज के बाद शरीर भले ही थोड़ा थका हुआ या शांत महसूस करे, लेकिन दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना और सतर्क हो जाता है। अरे वाह! और यहीं पर मुझे लगता है कि छठी आदत यानी हाइड्रेशन या ज्यादा पानी पीने का महत्व जुड़ जाता है। पानी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये शरीर का इंजन ऑयल है। जैसे बिना तेल के मशीन के पुर्जे घिसने लगते हैं, वैसे ही बिना पानी के शरीर के अंग। हाँ, इंजन ऑयल की तुलना आम बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो पानी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सुचालक की तरह ज्यादा काम करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये थोड़ा नया नजरिया है। देखिए, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या विद्युत संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा मस्तिष्क लगभग 73% पानी से बना है। ये पानी ही उन सिग्नल्स के तेजी से ट्रैवल करने का मुख्य माध्यम है। तो अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, जैसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो क्या वो सिग्नल्स धीमे पड़ जाते हैं? बिल्कुल धीमे पड़ जाते हैं। शोध बताते हैं कि अगर शरीर में मात्र 2% पानी की भी कमी हो जाए, इतनी कम कि शायद इंसान को प्यास भी न लगे, तो भी उसकी एकाग्रता, शॉर्ट टर्म मेमोरी और मूड पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। बिना प्यास लगे भी इतना असर? हाँ, और इसे ही
हम ब्रेन फॉग या दिमाग का सुन्न पड़ना कहते हैं। जब दिमाग में पानी कम होता है तो न्यूरॉन सिकुड़ने लगते हैं और उनके बीच का संचार बहुत धीमा हो जाता है। ये बिल्कुल एक भारी ट्रैफिक जैम की तरह है। मतलब एक विद्यार्थी लगातार पढ़ तो रहा है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन जानकारी दिमाग के अंदर प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है क्योंकि अंदर जाम लगा हुआ है। एकदम सही। और पानी का हर एक घूंट उस ट्रैफिक को साफ करने का काम करता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो नाश्ते से ऊर्जा मिली, एक्सरसाइज से उस ऊर्जा को प्रोसेस करने के लिए नए न्यूरॉन्स बने और स्ट्रेस कम हुआ, और पानी ने यह सुनिश्चित किया कि दिमाग के अंदर सिग्नल्स बिना किसी रुकावट के दौड़ते रहें। बिल्कुल, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब शरीर और दिमाग पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस आधुनिक दौर में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि ऊर्जा कैसे पैदा की जाए, सबसे बड़ी चुनौती है उस ऊर्जा को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। स्रोत में चौथी और पांचवी आदत इसी समय प्रबंधन और भटकाव से बचने के बारे में है। स्रोत स्पष्ट रूप से स्क्रीन टाइम कम करने और टाइम टेबल बनाने की सलाह देता है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल काम लगता है। सही बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो अक्सर इसे एक नक्शे की तरह देखा जाता है कि दिन में क्या क्या करना है। लेकिन मेरा मानना है कि बिना टाइम टेबल के एक विद्यार्थी का ध्यान उस पानी की तरह है जो किसी भी ढलान की तरफ बह सकता है। बहुत खूब। और आज के समय में सबसे बड़ी ढलान ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया है। तो क्या हम टाइम टेबल को सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल के बजाय एक कॉग्निटिव रेलिंग या कहें दिमागी गार्डरेल के रूप में देख सकते हैं, जो उस ध्यान के बहाव को सिर्फ एक दिशा में बांध कर रखता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका कॉग्निटिव रेलिंग वाला विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। स्क्रीन टाइम का जो नुकसान है ना, वो बहुत गहरा और दोहरा है। स्रोत भी यही कहता है कि ज्यादा मोबाइल या टीवी पढ़ाई और हेल्थ दोनों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब कोई व्यक्ति घंटों तक रील्स या वीडियो स्क्रॉल करता है तो वो सिर्फ अपना समय नहीं खो रहा होता, वो अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर और अपनी संज्ञानात्मक ऊर्जा, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं, उसको भी बुरी तरह थका रहा होता है। वो कैसे? अक्सर लोगों को या कहूँ छात्रों को लगता है कि लगातार पढ़ने के बाद फोन देखते समय तो दिमाग रिलैक्स कर रहा है, वो तो ब्रेक ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्क्रीन पर हर एक नया वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा स्पाइक पैदा करता है। डोपामाइन वो रसायन है जो हमें किसी चीज की चाहत या रिवॉर्ड महसूस कराता है। अच्छा, तो वो जो खुशी मिलती है फोन देखकर? हाँ, वो डोपामाइन है। और जब दिमाग को हर 15 सेकंड में बिना किसी दिमागी मेहनत के वो डोपामाइन मिलने लगता है तो उसे इसकी लत पड़ जाती है। फिर जब वही दिमाग किसी नीरस किताब या जटिल विषय को पढ़ने की कोशिश करता है जहां डोपामाइन तुरंत नहीं मिलता, तो वो संघर्ष करने लगता है। मतलब किताबों से बहुत बोरिंग लगने लगती है? बिल्कुल, दिमाग बोरियत महसूस करता है और वापस उस आसान डोपामाइन यानी फोन की तरफ भागना चाहता है। और यहीं पर टाइम टेबल उस रेलिंग का काम करता है, फोन से दूर रखने के लिए। हाँ, देखिए, इंसान की इच्छा शक्ति असीमित नहीं होती है, वो सीमित होती है। अगर सामने कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो दिमाग हमेशा उस काम को चुनेगा जो सबसे आसान है, यानी स्क्रीन देखना। सही बात है। टाइम टेबल बनाने से निर्णय लेने की थकान, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। जब दिन के हर घंटे का काम पहले से तय होता है तो दिमाग को हर पल ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मैं क्या करूं। एक सख्त टाइम टेबल उस भटकाव वाले पानी को एक नहर में बदल देता है, जिसे ऊर्जा और फोकस दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। क्या बात है। और सबसे अहम बात, इससे व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जगह स्थिर पड़े रहने की आदत से भी बचता है, जो सीधे तौर पर उसकी हेल्थ को फायदा पहुंचाता है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि मोबाइल फोन केवल समय नहीं चुरा रहा है, वो असल में दिमाग की उस केमिस्ट्री को बदल रहा है जो गहराई से फोकस करने के लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं दिन के अंत की तरफ। ये वो समय है जब दिन भर की सारी मेहनत, पढ़ाई और फोकस को सहेजने की बारी आती है। स्रोत में 7वीं आदत के रूप में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का जिक्र है और इसे सीधे तौर पर मेमोरी से जोड़ा गया है। हाँ, नींद अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही स्रोत उन गलतियों की चेतावनी भी देता है जिनसे बचना चाहिए, जैसे देर रात तक जागना, जंक फूड खाना और रात में मोबाइल का इस्तेमाल करना। अभी कि अक्सर नींद को शरीर के एक स्विच ऑफ होने की तरह देखा जाता है कि बस मशीन बंद कर दी। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो मुझे लगता है कि ये महज एक सेव बटन नहीं है, बल्कि ये एक जटिल डेटा कंपाइलर की तरह है। डेटा कंपाइलर कैसे? मान लीजिए दिन भर में बहुत सारी जानकारी एक अस्थायी फोल्डर, जैसे कोई USB ड्राइव हो, उसमें जमा हो गई है।
अगर रात में सही नींद ना मिले तो क्या वो डेटा पक्की हार्ड ड्राइव में कभी ट्रांसफर हो पाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं कहूंगी कि आपका डेटा कंपाइलर वाला उदाहरण न्यूरोबायोलॉजी के बिल्कुल करीब है, बहुत सटीक है। अच्छा, हाँ, जब हम दिन भर कुछ नया सीखते हैं तो वो जानकारी दिमाग के एक हिस्से में जमा होती है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये बहुत ही अस्थायी या टेम्पररी मेमोरी होती है, बिल्कुल आपकी उस USB ड्राइव की तरह जिसकी क्षमता सीमित है। तो अगर कोई विद्यार्थी 14 घंटे लगातार पढ़ता ही रहे, सोए नहीं, तो क्या वो USB ड्राइव फुल हो जाती है? एक तरह से हाँ, हिप्पोकैम्पस नई जानकारी लेने से इनकार कर देता है और यहाँ नींद का असली काम शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद, जिसे डीप स्लीप कहते हैं, और REM स्लीप के चक्र में जाता है तो मस्तिष्क उस अस्थायी जानकारी को हिप्पोकैम्पस से निकालकर नियोकॉर्टेक्स नाम के हिस्से में ट्रांसफर करता है। मतलब ये नियोकॉर्टेक्स वो मेन हार्ड ड्राइव है? बिल्कुल, नियोकॉर्टेक्स दिमाग की परमानेंट हार्ड ड्राइव है। इसी पूरी प्रक्रिया को विज्ञान में मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर कोई 7-8 घंटे की नींद नहीं लेता तो वो ट्रांसफर प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। ओहो। और दिन भर की गई सारी मेहनत और पढ़ाई सचमुच दिमाग से वाष्प बनकर उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। ये तो बहुत डराने वाली बात है उन छात्रों के लिए जो रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं। लेकिन स्रोत जिन 3 प्रमुख गलतियों का जिक्र करता है, देर रात तक फोन चलाना, जंक फूड और नींद में देरी, ये तीनों चीजें इस ट्रांसफर प्रक्रिया को कैसे तबाह करती हैं? ये तीनों चीजें मिलकर एक भयानक दुष्चक्र का निर्माण करती हैं। सबसे पहले फोन की बात करते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आंखों के जरिए दिमाग को ये संकेत भेजती है कि अभी भी सूरज निकला हुआ है। अच्छा, तो दिमाग को लगता है कि दिन है अभी। हाँ, और इसके जवाब में दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन रोक देता है। मेलाटोनिन ही वो केमिकल है जो शरीर को नींद की गहराई में ले जाता है। यानी दिमाग को लगता है कि भी दिन है तो वो सिस्टम को शट डाउन करने से ही मना कर देता है। सटीक बात। और उसी समय अगर कोई जंक फूड खा रहा है जिसमें भारी मात्रा में रिफाइंड चीनी और अस्वस्थ वसा है तो शरीर का ब्लड शुगर लेवल तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसे बचाने के लिए शरीर को बहुत अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है। मतलब शरीर अंदर ही अंदर मेहनत कर रहा है। हाँ, जब शरीर पाचन तंत्र में इतनी मेहनत कर रहा हो और चीनी के कारण अलर्ट हो तो वो कभी भी शांत होकर गहरी नींद में नहीं जा सकता। और गहरी नींद के बिना वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम भी तो काम नहीं कर पाएगा, जिसके बारे में आजकल वैज्ञानिक बहुत बात करते हैं। अरे वाह, आपने ग्लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल सही। ग्लिम्फेटिक सिस्टम दिमाग की नाइट टाइम क्लीनिंग क्रू या सफाई कर्मचारी की तरह है। यह केवल और केवल गहरी नींद के दौरान सक्रिय होता है। और ये करता क्या? यह दिमाग में दिन भर इकट्ठा हुए जहरीले तत्वों या टॉक्सिन्स को साफ करता है। जब जंक फूड और नीली रोशनी के कारण गहरी नींद बाधित होती है तो अगली सुबह दिमाग में वो कचरा बना रहता है। बाप रे। यही कारण है कि इंसान अगली सुबह थका हुआ, चिड़चिड़ा और बहुत धुंधलापन महसूस करता है। और फिर वही बात आ जाती है, अगर सुबह खराब हुई तो सुबह जल्दी उठने की जो पहली आदत थी वो भी टूट जाती है। मतलब ये एक गलती पूरी दिनचर्या को ताश के पत्तों की तरह ढहा देती है। बिल्कुल। ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। मतलब एक रात फोन पर आधा घंटा ज्यादा बिताना या रात को पढ़ते पढ़ते चिप्स का पैकेट खोल लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा रासायनिक तूफान खड़ा करता है जो अगले दिन के फोकस, याददाश्त और पूरी मेहनत को जड़ से खत्म कर देता है। सही कहा। नाश्ता, व्यायाम, पानी, स्क्रीन टाइम और नींद, ये कोई अलग अलग आदतों की सूची नहीं है। ये मानव शरीर की एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत मशीनरी के आपस में जुड़े हुए गियर्स हैं। अगर एक भी गियर फंसा तो पूरी मशीन रुक जाती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। अब जब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो स्रोत सामग्री में दिए गए एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें एक 7 दिन का चैलेंज, द 7 डे चैलेंज दिया गया है। स्रोत कहता है कि आज से इन आदतों को अपनाएं और अगले 7 दिन में फर्क दिखें। ये बात बहुत शक्तिशाली है। अक्सर ऐसा लगता है कि यार अपनी आदतों या अपनी जीवन शैली को बदलने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन ये विज्ञान पर आधारित स्रोत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जब शरीर और दिमाग को सही जैविक समर्थन मिलता है तो वो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं। 7 दिन का समय उस ब्रेन फॉग को छांटने, सर्केडियन रिदम को वापस ट्रैक पर लाने और डोपामिन रिसेप्टर्स को रीसेट करने के लिए एक शानदार शुरुआत है ना? हाँ, और इस 7 दिन के चैलेंज की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है,
ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कोई भी छात्र अपने खुद के शरीर पर कर सकता है। खुद महसूस कर सकता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति 7 दिनों तक सही हाइड्रेशन, सही पोषण, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद लेता है, तो वो जो मानसिक स्पष्टता महसूस करता है, वो किसी भी प्रेरणादायक भाषण या मोटिवेशनल वीडियो से ज़्यादा ताकतवर होती है। ये उस व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि उसकी ऊर्जा और उसका फोकस पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में है। और यही बात आज के इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर लाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, प्रतियोगिताएं पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई हैं। हर तरफ जानकारी का समंदर है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो कठिन सिलेबस है, वो मुश्किल परीक्षा है, या फिर हमारे पास समय की कमी है। लेकिन अगर महज 7 दिनों तक अपने शरीर के विज्ञान को समझने, नींद को तरजीह देने और खान पान को सही करने से मानसिक क्षमता में इतना भारी उछाल आ सकता है, तो जरा सोचिए, क्या ये संभव नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती वो बाहरी किताबें या परीक्षाएं हैं ही नहीं? बहुत गहरी बात है ये। क्या ये संभव नहीं है कि इंसानी दिमाग के भीतर एक असीम क्षमता छिपी हुई है और वो किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि सिर्फ सही जैविक वातावरण का इंतजार कर रही है? क्या जाने अनजाने में गलत समय पर सोकर, बिना पोषण के दिन शुरू करके और स्क्रीन के नीले प्रकाश में खोकर हम खुद ही अपनी उस महान क्षमता के दरवाजे पर ताला लगाए बैठे हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद सफलता का असली राज कहीं बाहर किसी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों में है, जो हमारे शरीर और दिमाग के विज्ञान को या तो हमारा सबसे बड़ा हथियार बना सकती हैं या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इस विचार के साथ अपनी दिनचर्या को एक नए नजरिए से देखने का समय आ गया है।